हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्शिट पर। आज आपका जो 20 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन थे आपके। ए राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन था स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन था आपका ज्योतिबा फुले। करेक्ट आंसर था आपका जो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लौटो, यानी कि बैक टू द वेदास का संदेश देना था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, यह इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको आप जरूर याद रखें। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध तिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य या क्षेत्र में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए माउंट आबू राजस्थान, बी ऑप्शन था खजुराहो मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था पालीताना गुजरात और डी ऑप्शन था आपका श्रवणबेलगोंडा कर्नाटक। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि दिलवाड़ा टेम्पल्स भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिरों में से एक है और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये अपनी संगमरमर की अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख मंदिरों में विमल वसाई और लूढ़ वसाई शामिल हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मांड लोकगीत किस राज्य का सबसे लोकप्रिय पारंपरिक शैली है। ऑप्शन थे ए गुजरात, बी ऑप्शन था आपका राजस्थान, सी ऑप्शन था पंजाब और जो आपका डी ऑप्शन था हरियाणा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका मांड लोकगीत है वह राजस्थान का लोक लोकप्रिय पारंपरिक शैली है। इसी को हमने जो एक्सप्लेन किया, इसको आप आज देख सकते हैं कि मांड राजस्थान की प्रसिद्ध और शास्त्रीय प्रभावी का लोक गायन शैली है। इसे राजस्थान के शास्त्रीय लोक संगीत भी कहा जाता है। केसरिया बालम पधारो महारे देश मांड शैली का प्रसिद्ध लोकगीत है कि केसरिया बालम पधारो हमारे देश, यह मांड शैली का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे विशेष रूप से राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया कि बलवंत राय समिति मेहता समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ऑप्शन थे ए 1956, बी ऑप्शन था 1957, सी ऑप्शन था 1958 और डी ऑप्शन था आपका 1959। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1957, 1957 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा के लिए किया गया था। समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जो आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था कि रदरफोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध स्वर्ण पन्नी प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु की किस खोज हुई थी। ऑप्शन थे ए इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन था न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन था प्रोटॉन और डी ऑप्शन था आपका नाभिक। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, नाभिक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 से 1911 के बीच स्वर्ण पन्नी, जो आपके गोल्डन फॉयल प्रयोग किया था। इस प्रयोग से पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली स्थान होता है। परमाणु के केंद्र में एक छोटा संघनन और धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक, यानी तापमान की जो आपकी टेम्परेचर उसका एसआई यूनिट पूछा गया था। ऑप्शन थे ए सेल्सियस, बी ऑप्शन था आपका फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन था केल्विन और डी ऑप्शन था आपका जूल। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, केल्विन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका तापमान का एसआई मात्रक होता है वह उसे केल्विन कहा जाता है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि केल्विन तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई एसआई प्रणाली में तापमान को केल्विन यानी कि केस में मापा जाता है और 0 केल्विन को परम शून्य कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान दक्षिण विजय का नेतृत्व किस मुख्य सेनापति ने किया था। ऑप्शन थे ए जफर खान, बी ऑप्शन था मलिक काफूर, सी ऑप्शन था आपका नसरत खान और डी ऑप्शन था आपका उलूग खान। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी
मलिक काफूर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान का जो दक्षिणी विजय का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था, इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था, जिसने 1308 से 1311 के बीच दक्षिण भारत में सफल सैन्य अभियान चलाए। उसने देवगारी, वारंगल, द्वार समुद्र, जो होयसाल और मदुरै पर आक्रमण किए। इन अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत तक फैल गया। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोजेक्ट चीता के तहत हाल ही में देश ने भारत के को 8 चीते उपहार दिए हैं। किस देश ने? ऑप्शन थे ए नामीबिया, बी ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन था आपका बोत्सवाना और डी ऑप्शन था आपका केन्या। करेक्ट आंसर जो आपका था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नामीबिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। प्रोजेक्ट जो आपका चीता है उसके तहत नामीबिया देश ने 8 चीते उपहार में दिए हैं। नामीबिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि नामीबिया ने सितंबर 2022 में 8 चीते भारत को प्रोजेक्ट चीता के तहत भेजे थे। इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय पुनः चीता पुनर्वास कार्यक्रम माना जाता है। बाद में साउथ अफ्रीका ने भी भारत में चीते लाए गए, लेकिन पहले 8 चीते नामीबिया से आए थे। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? ऑप्शन थे ए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी ऑप्शन था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी ऑप्शन था आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। इन्हें संविधान के भाग 5A में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51A के तहत प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 11 हो गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO में किस वर्ष शामिल हुआ? ऑप्शन थे ए तो 1948, बी ऑप्शन था 1950, सी ऑप्शन था 1954 और डी ऑप्शन था 1995। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी 1995 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO में 1995 को शामिल हुआ था। 1995 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य फंडामेंटल मेंबर देशों में से एक थे। WTO ने गेट जो आपका जर्नल एग्रीमेंट और ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और नियमबद्ध बनाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र UN जारी द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2025 यानी कि SDG इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन थे आपके ए 109वीं रैंक, बी ऑप्शन था 99वीं रैंक, सी ऑप्शन था 112वीं रैंक और डी ऑप्शन था आपका 170वीं रैंक। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 99वीं रैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 99वीं रैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत 99वें स्थान पर रहा। भारत ने पिछले वर्षों की तुलना में अपनी रैंक सुधार किया। यह रिपोर्ट देश को प्रगति 17 सस्टेनेबल रिपोर्ट गोल्स यानी कि SDG के आधार पर मापती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 243 ए, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 243 बी, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 243 सी और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 243 डी। करेक्ट आंसर जो आपका था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 243 बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और ब्लॉक स्तर पर पंचायतों का गठन प्रावधान किया गया। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। इससे पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का और उपलब्धियों का वर्णन है? ऑप्शन थे ए जूनागढ़ अभिलेख, बी ऑप्शन था ऐहोल अभिलेख, सी ऑप्शन था इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख और डी ऑप्शन था आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति इसका एकदम करेक्ट आंसर था, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त की विजयों, सैन्य अभियानों और उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसमें मिलता है यह प्रशस्ति उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। इसी अभिलेख के आधार पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार 9वें वर्ष कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन थे ए डेनमार्क, बी ऑप्शन था फिनलैंड, सी ऑप्शन था थाईलैंड, आइसलैंड और डी ऑप्शन था आपका भारत। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी बी, फिनलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो लगातार 9वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है। फिनलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि फिनलैंड ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। फिनलैंड ने अपनी उच्च जीवन गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक के विश्वास के लिए जाना जाता है। नॉर्डिक्स देशों फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का इस रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन रहता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और जापान के बीच अधिकांश कंटेनर कार्गो और ऑटोमोबाइल्स व्यापार किस प्रमुख बंदरगाह के माध्यम से संचालित होता है? ऑप्शन थे ए न्यू मैंगलोर बंदरगाह, बी ऑप्शन था मुंबई बंदरगाह, सी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और डी ऑप्शन था कांडला बंदरगाह। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये भी आप याद रखना कि सबसे बड़ा बंदरगाह, कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत जापान के बीच होने वाले अधिकांश कंटेनर कार्गो और ऑटोमोबाइल्स व्यापार का संचालन इसी बंदरगाह से होता है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है, यह भी आप याद रखना। इसे नहवा सेफा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन थे ए भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन था भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन था केंद्रीय मंत्री और न्याय मंत्री और डी ऑप्शन था सर्वोच्च न्यायालय और कोलेजियम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास यानी कि प्रेसिडेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI का पद रिक्त हो या वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग CGI नियुक्त कर सकते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? क्वेश्चन था, ऑप्शन थे ए केवल इनपुट डिवाइस है, बी ऑप्शन था केवल आउटपुट डिवाइस है, सी ऑप्शन था इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं और डी ऑप्शन था स्टोरेज डिवाइस है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि टच स्क्रीन एक ऐसा उपकरण है जो आउटपुट डिवाइस की तरह जानकारी, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो प्रदर्शित करता है। इनपुट डिवाइस की तरह उपयोगकर्ता को स्पर्श यानी कि टच को स्वीकार करता है, इसलिए टच स्क्रीन आउटपुट इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शंस थे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए, जिसमें आपका जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस था। इसका उद्देश्य उपभोक्ता शिकायतों के निपटारे, डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाना और न्याय प्रक्रिया को तेज एवं सुलभ बनाना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तेलंगाना सरकार द्वारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए कौन सा मध्यवर्ती लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है? ऑप्शन थे ए 2028, बी ऑप्शन था 2034, सी ऑप्शन था 2040 और डी ऑप्शन था 2047। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 2034 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि तेलंगाना सरकार ने 2034 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तेलंगाना रीजन 2047 विजन का हिस्सा है। 2047 तक विकसित राज्य बनने की दिशा में 2034 को यह महत्वपूर्ण मध्यवर्ती लक्ष्य वर्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है? ऑप्शन थे आपके ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन था पेरिस समझौता और डी ऑप्शन था वियना कन्वेंशन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने 1987 में हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना था। इससे पर्यावरण सुरक्षा को सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौते में माना जाता है। यह ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भूगोल में तराई क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन थे, ए हिमालय का शुष्क एवं पथरीला मरुस्थल। बी ऑप्शन था भावर के दक्षिण में स्थित दलदली और नमपट्टी। बी सी ऑप्शन था दक्षिण भारत में प्रमुख नदी घाटी। और डी ऑप्शन था तिब्बती पठार का ठंडा बर्फीला मैदान। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भावर के दक्षिण में स्थित दलदली और नमपट्टी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी में भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित दलदली आर्द्र नम और वनांचित पट्टी है। भावर क्षेत्र में नदियों का जड़ कंकड़ पत्थरों के समा जाता है। यह जल नदियों के तराई क्षेत्र में पुनः सतह पर आ जाता है, जिससे यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। यह क्षेत्र कृषि और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा कि 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शंस थे आपके। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। बी ऑप्शन था इसने चाय के व्यापार को चीन के साथ व्यापार को जोड़कर भारत की कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यही आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने आपको बताया है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय के व्यापार तथा चीन के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।